हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चाइना ने इंडिया को साफ तौर पे कह दिया है कि दलाई लामा के सक्सेशन प्लान में मुझे किसी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। एंड इफ यू ट्राई टू इंटरफेयर, चाइना ने बताया नहीं है क्या करेगा, बट मैसेज यहां पे क्लियर है। बिकॉज लास्ट टाइम भी जब इंडिया दलाई लामा के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाया था, चाइना हैज स्पोकन इन द सेम लैंग्वेज। और उसके बाद 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ उसमें एक बहुत बड़ा रीजन था। तो चाइना यहां पे क्लियरली इंडिया को मैसेज दे रहा है दैट डोंट डेयर टू क्रॉस दिस रेड लाइन। अब ये पूरा मामला क्या है एंड व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर इंडिया? Will China is serious or whether India is ready to dare China? तो इन सभी चीजों को आज इस पर्टिकुलर सेशन में आंसर करेंगे, बट पहले न्यूज देखिए क्या है। चाइना ने इंडिया को कह दिया है स्टे अवे फ्रॉम द इश्यू ऑफ दलाई लामा री इनकारनेशन। पूर्ण जन्म क्या होता है ये भी बात करेंगे आज। किसी भी तरीके का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस दलाई लामा के सक्सेशन में चाइना इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। ये पहला वार्निंग है। दूसरा वार्निंग है, सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन सीटीए, उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो इस साल नए चुन के आए थे, उनका ओथ सेरेमनी होने जा रहा है 27 को। कहां होगा? धर्मशाला में। इसके लिए भी चाइना ने वार्निंग दिया है दैट आप, विच मीन्स इंडिया, डू नॉट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म जो इस तरीके से तिब्बतन इंडिपेंडेंस की बात करता है। ये थ्रेट तो इमीडिएट है, ये थ्रेट बाद में है। तो चाइना ने शॉर्ट टर्म धमकी, लॉन्ग टर्म धमकी दोनों एक ही साथ देने का यहां पे काम किया है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म धमकी की बात कर लेते हैं। अब शॉर्ट टर्म धमकी को समझने के पहले आपको सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक बॉडी है। इस बॉडी में बेसिकली कौन है, या मतलब ये बॉडी किसको रिप्रेजेंट करती है? उन तमाम तिब्बतन्स को जो चाइना छोड़कर इंडिया भाग के आए थे, उन तमाम तिब्बतन्स को जो चाइना के उस ब्रूटल ह्यूमिलिएशन, ब्रूटल टॉर्चर से अपने आप को किसी तरीके से भागकर वो इंडिया में आए थे। और वो जो तिब्बतन्स तिब्बत छोड़ के इंडिया में आए थे और यहां से वो अपनी गवर्नमेंट को तिब्बत में ऑपरेट करते हैं, इसीलिए इस सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी कहा जाता है। अब ये जो तिब्बतन्स हैं जिनको मजबूरन तिब्बत से भाग के आना पड़ा था, ये 1959 की कहानी है। 1959 में आपको पता है कि बहुत सारे सैकड़ों तिब्बतन्स अलॉन्ग विद द करंट 14 दलाई लामा, उनको मजबूरन तिब्बत छोड़ के आना पड़ा जब चाइना उनके अगेंस्ट काफी बड़ा षड्यंत्र कर रहा था, दलाई लामा को अरेस्ट करने जा रहा था। और वो तमाम तिब्बतन्स जो अपनी हक की मांग कर रहे थे, चाइना इनको क्रश करना चाह रहा था। इसीलिए 1959 में सैकड़ों तिब्बतन्स अंडर दलाई लामा वो इंडिया आए और वो इंडिया में आके धर्मशाला में इस सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूट किए, जो इस समय उन तमाम तिब्बतन्स जो तिब्बत से भाग के आए हैं उनका जो गवर्नेंस है वो रेगुलेट किया जाता है बाय दिस सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखिए, वो 1959 का तिब्बतन अपराइजिंग है, जब तिब्बत के लोगों को लगा कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो दलाई लामा को अरेस्ट करने जा रहा है। और जैसे ही ये खबर तिब्बत में पहुंची, वहां के लोग सड़क पे आ गए दलाई लामा को बचाने के लिए, और साथ साथ अपने इंडिपेंडेंस की मांग रखा उन्होंने। और चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोटेस्ट को हाईजैक करने के लिए, तिब्बतन्स को क्रश करने के लिए अपने आर्मी को भेज दिया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 70,000 तिब्बतन्स अलॉन्ग विद 14 दलाई लामा वो इंडिया भाग के आए और यहां पे उन्होंने सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया।
जो उन तमाम तिब्बतन्स के प्रोटेक्शन वेलफेयर के लिए बनाया गया। अब ये जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरीके का पूरी तरीके से गवर्नमेंट की तरह काम करता है, जिसके 3 विंग्स हैं। एग्जीक्यूटिव विंग है कैबिनेट, लेजिस्लेचर, तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, और जुडिशरी सुप्रीम जस्टिस कमिश्नर जो जुडिशियल ब्रांच के हेड हैं। ऑल्दो इस गवर्नमेंट को कोई भी लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता, इनफैक्ट इंडिया भी सीटीए को लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन इंडिया सीटीए को इंडिया के अंदर रह के ऑपरेट करने का एक अधिकार दे रखा है। और यही जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार है, इसके जो हेड होते हैं, जैसे इंडिया के जो हेड हो गए वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, वैसे इस सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, इसके लीडर को सिक्योंग कहते हैं। जो तिब्बतन्स जो इंडिया में रह रहे इस समय, या इंडिया के बाहर किसी और देश में रह रहे हैं, वो तमाम लोग जो तिब्बत छोड़ के भागना पड़ा, वो लोग इस सिक्योंग जो पॉलिटिकल लीडर हैं इनको चुनते हैं। इस समय आपको पता है जो 14 दलाई लामा है जो इंडिया भाग के आए थे तिब्बत से, 2011 तक जो करंट दलाई लामा है, ये तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर तो थे ही, लेकिन साथ साथ सिक्योंग भी थे। मतलब दिस 14 दलाई लामा, हिज होलीनेस, was also the spiritual leader along with political leader। तो वो स्पिरिचुअल लीडर भी थे, और ये जो सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन है इसके सिक्योंग भी थे, मतलब पॉलिटिकल लीडर भी थे। ये तो ऑब्वियसली गलत है, स्पिरिचुअल लीडर कैन नॉट बी द सेम टाइम विद पॉलिटिकल लीडर। इसलिए 2011 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉलिटिकल अथॉरिटी अलग कर दिया, और ये केवल स्पिरिचुअल अथॉरिटी इस समय होल्ड करते हैं। और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, इन्होंने कहा कि वो जो तिब्बतन एग्जाइल में है, जो तिब्बतन तिब्बत से भाग के आया हुआ है, वो आपस में चुनेगा कि कौन होगा वो पॉलिटिकल लीडर, जो कौन होगा वो सिक्योंग। और इसीलिए इस साल इलेक्शन हुआ, और इस इलेक्शन में आप देख सकते हैं पेनपा सेरिंग, ये नए सिक्योंग, नए मतलब इनका सेकंड कंसेक्यूटिव टर्म है, ये तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल के नए सिक्योंग की तरह चुन के आए। और उनका ओथ सेरेमनी जो है वो 27 मई 2026 को होने जा रहा है। तो 27 मई 2026 को पेनपा सेरिंग जो है वो ओथ लेने जा रहे हैं एज द प्रेसिडेंट, एज द सिक्योंग ऑफ द सीटीए इन धर्मशाला, इंडिया। इसको दलाई लामा वर्चुअली अटेंड करने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन। अब इनके ओथ सेरेमनी को लेकर चाइना ने धमकी दिया है कि 27 मई को कुछ ज्यादा मत करिएगा, डोंट अलाउ दीज प्लेटफॉर्म्स, जो तिब्बतन इंडिपेंडेंस की बात करता है। चाइना ने देखिए क्या कहा है, रिफ्रेन फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिविटीज जो इस तरीके के तिब्बतन इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो अब देखते हैं 27 मई को क्या होता है। दूसरा धमकी चाइना ने दिया कि दलाई लामा के सक्सेशन को लेकर कोई भी इंटरफेरेंस मुझे नहीं चाहिए। अब ये मुद्दा क्या है समझिए आप, दलाई लामा इस समय 90 साल के हो गए हैं, हेल्थ ठीक है बट नॉट वेरी गुड इन शेप, और इसलिए अब दलाई लामा के सक्सेशन 15 दलाई लामा की बात हो रही है। अब बहुत पेचीदा मामला है, बिकॉज ये जो दलाई लामा है, जो 14 दलाई लामा है, जब से ये तिब्बतन्स इंडिया में रह रहे हैं तब से तो यही दलाई लामा है। तो 1959 के बाद ये पहला सक्सेशन होने जा रहा है, और ये सक्सेशन खास है बिकॉज ये इंडिया में होने जा रहा है। तो पहले इनका ये कहना था कि शायद सक्सेशन ना हो। ये परंपरा जो 600 साल पुराना है, रीइंकार्नेशन का, पुनर्जन्म, कि जो दलाई लामा व्हेन ही पासेस अवे तो इनका जो नेक्स्ट दलाई लामा होता है वो चुना जाता है, जो इनके क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो इन्हीं का एक स्वरूप होता है। ये 600 साल पुरानी परंपरा है, और दलाई लामा ने कहा कि यह परंपरा खत्म नहीं होगी, और 15 दलाई लामा भी चुना जाएगा। और यह बहुत खास था बिकॉज अगर 15 दलाई लामा चुन के आता है तो वो तो पूरा प्रोसेस इंडिया में होगा। अब ये बहुत अजीब प्रोसेस है चुनने का, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस री इनकारनेशन के सिद्धांत पे है कि जो नए दलाई लामा होंगे, दैट दलाई लामा इज गोइंग टू हैव द क्वालिटी, बिकॉज ये री इनकारनेशन मतलब पूर्ण जन्म है, ये कोई सक्सेसर नहीं है, ये इन्हीं का स्वरूप है जो पूर्ण जन्म ले रहा है। इसलिए अब ढूंढे कैसे कि इनका 14 दलाई लामा का स्वरूप कौन है। तो बहुत सारे चीज यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेमेशन के समय जो स्मोक है वो किस दिशा में जा रहा है,
तो मतलब उस दिशा में शायद इनका सक्सेसर होगा। सर्च टीम्स जो हैं वो उन तमाम बच्चों को ढूंढती है जो बच्चे सेम टाइम में बर्थ लिए हैं एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द करंट दलाई लामा। साथ ही साथ बच्चों को, वो जो बच्चे हैं जो सेम समय पे बर्थ लेते हैं, उन बच्चे को बहुत सारी सब ऑब्जेक्ट्स जो है वो उनके सामने रख दी जाती है। उस ऑब्जेक्ट्स में कुछ दलाई लामा के ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं। इन बच्चों को कहा जाता है आइडेंटिफाई करो। जो सही ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जो 14 दलाई लामा का था, तो वो एक तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये 15 दलाई लामा बनने के पोटेंशियल में है। और फिर तमाम तिब्बतन रिलीजियस अथॉरिटीज जो हैं वो इसको कंफर्म करते हैं। तो इस तरीके से अगला दलाई लामा कौन होगा, इस पूरे री इनकारनेशन को ये प्रोसेस से ढूंढा जाता है। अब चाइनीज एम्बेसी ने कह दिया कि ये जो री इनकारनेशन ऑफ दलाई लामा होने जा रहा है, ये लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस रिचुअल्स और हिस्टोरिकल कन्वेंशंस को फॉलो करता है। और अगला दलाई लामा कौन होगा, हु इज गोइंग टू बी द 15 दलाई लामा, इसके लिए जो फाइनल अप्रूवल आपको लेना होगा वो चाइना के सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना होगा। और इसीलिए इंडिया को इस पूरे प्रोसेस में किसी तरीके का इंटरफेरेंस करना ये अलाउड नहीं। तो चाइना ने यहां पे क्लियरली प्रेसिडेंट ऑफ सीटीए, 14 दलाई लामा के सक्सेशन प्लान, इन दोनों में इंडिया को कहा है कि प्लीज डोंट इंटरफेयर इन ऑल दिस मैटर। और ये चाइना इसीलिए पैनिक कर रहा है बिकॉज 2025 के बाद, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में द वे चाइना हैज सपोर्टेड पाकिस्तान, इसके बाद लगातार इंडिया जो है वो तिब्बत के साथ, तिब्बतन्स के साथ, सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और दलाई लामा के साथ अपने रिलेशंस को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने का प्रयास किया है। 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 90th बर्थडे में एक लंबा सा ट्वीट लिखा और कहा ही इज अ सिंबल ऑफ लव, कंपैशन, पेशेंस, मॉरल डिसिप्लिन। इनफैक्ट ओथ सेरेमनी में आप देख सकते हैं किरण, बर्थडे सेरेमनी में किरण रिजिजू वो पहुंच गए दलाई लामा के पास। उसी समय ऑल पार्टी एमपीज ने एक लेटर लिख दिया गवर्नमेंट को कि भारत रत्न दलाई लामा को मिलना चाहिए। इंडिया ने यह भी कहा कि दलाई लामा के सक्सेशन में चाइना का कोई रोल नहीं है। किरण रिजिजू जो मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा द राइट टू डिसाइड ऑन हिज सक्सेसर रेस्ट सोली विद द दलाई लामा हिमसेल्फ। एक तरीके से क्लियरली हम चाइना को हिट किए और चाइना ने ऑब्वियसली उस समय भी कहा था इंडिया शुड एक्ट एंड स्पीक प्रूडेंटली। तो अब जिस तरीके से ये पूरी खबर आ रही है, सवाल ये आता है दैट क्या इंडिया का तिब्बत मोमेंट आ चुका है? बिकॉज व्हेन चाइना कैन क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सीपेक जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, देन व्हाट इज स्टॉपिंग इंडिया टू प्ले द सेम गेम विद चाइना? आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।